हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ ले। तो चलो फिर बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम सर्कल पढ़ रहे थे, वृत्त पढ़ रहे थे और वृत्त में हम प्रश्नावली 10.2 पढ़ रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। कुल 13 प्रश्न हैं आपके और इसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कौन सा? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो हमारा चैप्टर 11 होगा। उस पर आपका सेगमेंट दिया होगा, सेक्टर दिया होगा, त्रिज्यखंड वृत्तखंड से संबंधित सवाल है। एक ही प्रश्न वाली उसमें भी है, उसको भी खत्म कर लेंगे। फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलो। तो आपको देखिए, चित्र हमसे सही से बना नहीं है, आप लोग सही बना लीजिएगा। हमसे बना नहीं, हमने बना दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो प्रश्न नंबर 11 है ना, ये प्रश्न नंबर 8 ही है। आपने प्रश्न नंबर 8 लगाया होगा, पूरा वही है। पूरा प्रोसीजर, हर चीज वही है। बस एक स्टेप इसमें आगे बढ़ गया है। एक स्टेप जो आगे बढ़ गया है, इसने इस सवाल का पूरा प्रारूप बदल दिया। ठीक है ना। पूरा प्रोसेस वही रहेगा जो प्रश्न नंबर 8 का है। एक स्टेप आगे बढ़ गया है, बस प्रश्न नंबर 11 बन गया। क्लियर है? चलो, अब सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद हम फिगर समझाते हैं, फिर सवाल करके बताते हैं। आप देखो, हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के वृत्त सही नहीं बना, आप लोग सही बना लेना। किसी वृत्त के परिगत चारों तरफ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समझ में आया? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर की तरफ, चारों तरफ जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समझ में आया? हमें सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है कि किसी वृत्त के बाहर की तरफ जो इसको स्पर्श करते हुए ये चतुर्भुज खींचा गया है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो किसी वृत्त के चारों तरफ जो बनाया गया चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो एक सम चतुर्भुज होता है। ये हमको सिद्ध करके बताओ। तो पहले तो आप ये समझ लो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और सम चतुर्भुज क्या होता है, तभी तो आप समझ पाओगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, कि हमको क्या सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और हमें प्रश्न में दे रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें एक चीज तो मिल गई कि इनकी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। क्लियर है ना? एक चीज तो हमको यहां से मिल गया। ठीक। और देखो, हमें कह रहा है कि भैया इस समांतर चतुर्भुज को आप सम चतुर्भुज सिद्ध करके दिखाओ। ये तो कह रहा है कि जो इस समांतर चतुर्भुज है, ये एक सम चतुर्भुज। अच्छा, सम चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आमने सामने की बराबर है तो समांतर चतुर्भुज। तो अभी तो ये समांतर चतुर्भुज है, क्यों? इसके आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर। ठीक है। इसको हमें बनाना है सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी भुजा को बराबर दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ए बी, बी सी और सी डी और ए डी इस सब आपस में बराबर हो जाए तो भैया ये क्या बन जाएगा? सम चतुर्भुज। तो हमसे क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है? देखो, सिद्ध करना है, यहां लिख दे रहे हैं क्या सिद्ध करना है, आप समझ लो। हमें यह सिद्ध करना है कि भैया समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज बनाना है। तो सम चतुर्भुज बनाने का मतलब ही यही है कि सभी भुजाओं को बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। देखो क्या करना, सिद्ध करना। देखो इधर लिख लो, क्या सिद्ध करना। अभी तो हमारी सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है और एक हिंट तो हमको मिल गया, आमने सामने की भुजा बराबर मिल गई। इन्हीं के सहारा लेंगे और सभी भुजाओं को बराबर दिखा देंगे। ध्यान देना, सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्लियर है? सिद्ध करना है कि भैया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए कुछ भी लिख दो, इन सबको आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है ना। चलो, अब सवाल को हल करते कैसे। हमने क्या बोला कि प्रश्न नंबर 8 ही है ये पूरा। क्या है? प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है ना। ये क्या है? पूरा प्रश्न नंबर 8। ठीक है भैया, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लो ये ओ केंद्र है। ठीक है ना। चलो, अब क्या करो, क्या क्या दिया है आप लिख लो।
भैया दिया तो हमें कुछ है नहीं, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की परिधि समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। भैया मानेंगे, माना, क्या मानूंगा, माना एक वृत्त, माना एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, क्या है, ओ है, ठीक है ना, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक है ना, एक चतुर्भुज ए बी सी डी हाँ खींचा गया, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया, ठीक है ना, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया जो वृत्त के परिगत है, क्या है, जो वृत्त के परिगत है, ठीक है। माना एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया जो वृत्त का परिगत है, ठीक है ना, तो वृत्त के परिगत है, वृत्त के चारों तरफ है, ठीक है ना। हाँ तथा समांतर चतुर्भुज है ना, हाँ, तथा ए बी बी सी और सी डी और ए डी हाँ ए बी बी सी सी डी और ए डी चतुर्भुज की भुजाओं को, चतुर्भुज की भुजाओं को, चतुर्भुज की भुजाओं को वृत्त, वृत्त क्रमशः, क्रमशः पी क्यू आर तथा एस पर, ये एस है, ठीक है ना, एस पर स्पर्श करता है, क्या करता है, स्पर्श करता है। हमने क्या बोला, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ये हमने माना है क्योंकि हमें एक नॉर्मल सब्र दे रखा, कोई नामकरण उसने नहीं किया है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है जो वृत्त के परिगत है, वृत्त के क्या है, परिगत है, तथा ए बी बी सी सी डी तथा ए डी चतुर्भुज की भुजाओं को वृत्त क्रमशः ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी तथा डी ए भुजाओं को, हाँ चतुर्भुज की भुजाओं को वृत्त क्रमशः पी क्यू आर तथा एस बिंदु पर स्पर्श करता है, क्या करता है, पी क्यू तथा आर बिंदु पर स्पर्श करता है। इसे हमने माना है कि भाई ए बी सी माना है एक वृत्त जिसका होता, और माने कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचे हुए वृत्त के अंदर तथा ए बी बी सी सी डी ए डी चतुर्भुज की भुजाओं को वृत्त क्रमशः पी क्यू आर तथा एस पर क्या करता है, स्पर्श करता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। चलो इसको आप लिख लो, ये तो हम माना में हमारा हो गया, हमने लिख दिया भैया पी क्यू आर तथा एस पर क्या कर रहा है भैया, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ना, आपको देखो भाई पी क्यू आर एस पे क्या कर रहा है, पी क्यू आर तथा इस पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलो इतना आप लिख लो, अब आगे चलते हैं। क्लियर है, तो ये माने में भाई पी क्यू आर एस पे क्या, हमने जो फिगर बनाया, हमने इसको और भी अच्छी तरह से आप लिख सकते हो कि भैया हाँ चतुर्भुज, चतुर्भुज में हमने चार बिंदु पी क्यू आर एस लिए जो, हाँ ऐसे बिंदु लिए जो वृत्त को, जिनको वृत्त क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। कई तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको मिटा दे रहे, आगे चल इसे मिटा दें। चलो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना आप, अब ध्यान देना, ठीक है ना, अब ध्यान देना। अब लगा, आप देखो केस फर्स्ट लगाओ, क्या केस फर्स्ट लगाओगे, प्रमेय नंबर 10.2 से, प्रमेय 10.2 से क्या होता है बताना, प्रमोद प्रमेय हाँ कह रहा हूं, प्रमेय 10.2 क्या होता है, किसी किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, हाँ स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या लिखोगे, स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है,
स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती, बराबर होती, आपस में बराबर होती। ठीक है ना, हमने क्या बोला, 10.2 से किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है ना, हमने क्या बोला, आप देखो ये, अब आप यहाँ पर ध्यान देना, हम कैसे पकड़े, हमें कहाँ से सवाल मिलेगा, भैया ये बाहरी बिंदु का काम कर रहा है, स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई, ये बाहरी बिंदु का काम कर रहा है, स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर टच कर रहा है और ये यहाँ टच कर रहा है, ये बाहरी बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है ना, ये बाहरी बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई। समझ में आया, तो कहने का मतलब क्या, ये बाहरी जितने भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष है ना, ये चारों किसका काम कर रहे हैं, बाहरी बिंदु का काम कर रहे हैं, और इनसे ही दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं सर्कल पर, तो ये दोनों स्पर्श रेखा का काम कर रही है, इन दोनों की लंबाई क्या आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो आपस में क्या होती है, बराबर। तो अगर हम शीर्ष ए को लेंगे, देखो शीर्ष ए में, शीर्ष ए में अगर आप देखोगे, ध्यान देना, बाहरी बिंदु का काम कर रहा है, ये दोनों स्पर्श रेखा के काम करी, तो आप क्या लिखोगे भैया, ए पी बराबर ए एस, समीकरण 1। क्लियर है, शीर्ष ए में एपी बराबर ए एस हो जाएगा। क्लियर है ना भैया, ये बाहरी बिंदु हो गए, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ले लो भैया शीर्ष, अब शीर्ष बी में ले लो भैया, अगर आपने शीर्ष बी में लिया तो भैया बीपी बराबर बी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, बीपी बराबर ये बी क्यू हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब भैया ले लो भैया शीर्ष, अब किसको ले लो, शीर्ष सी ले लो, तो शीर्ष सी में आप क्या देखा कि भैया सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, सी आर बराबर ये सी क्यू हो जाएगा, इसे समीकरण 3 मान लो। ठीक है ना, अब ले लो भैया शीर्ष, भाई कितनी कंडीशन बन रही है, शीर्ष डी ले लो, शीर्ष डी, शीर्ष डी में आपने देखा कि भाई डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, ये क्या हो गया, समीकरण 4। ठीक है, 4 स्थितियां बन गई। हमने क्या बोला, हमको ये दिखाना है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर, अभी हमको दिया हुआ है खाली आमने सामने की बराबर भुजाएं हैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना। तो समांतर चतुर्भुज वाला एक केस तो हमारे पास है ही ना, कि भैया अपोजिट साइड्स या फिर आमने सामने की भुजा बराबर होती। तो ये तो हमें पता है, हमें ये तो पता है कि ए बी बराबर सी डी की है, हमें ये तो पता है कि ए डी बराबर बी सी की है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ये हमको दिया है। हमको सिद्ध करना है भाई ये सब आपस में बराबर होती, सब साइड आपस में क्या होती, बराबर होती। ध्यान देना, ये हमने लिखा। हाँ चलो अब आगे देखना, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है ना, अब आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हम मिटाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, चारों को आपस में जोड़ दो। क्या करोगे, चारों को आपस में जोड़ दो, चारों को आपस में जोड़ो, बताओ भैया क्या हो जाएगा। ध्यान देना, एलएचएस दाया पक्ष बाया पक्ष सबको जोड़ो, समीकरण यहां लिख दो, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर क्या लिखोगे, 4 को जोड़ने, लिखो जोड़ो भैया, ए पी बी पी और सी आर और डी आर। ठीक, इनको जोड़ो, ए एस प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू और प्लस का डी एस। ठीक है ना, अब ध्यान देना आप एक चीज देखो, एपी बीपी सी आर डी आर, देखो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से कुछ स्पष्ट हो रहा है आपको, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि, ध्यान देना, एपी प्लस बीपी बराबर एपी प्लस पीबी या बीपी बराबर पूरा मिला दो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। एपी प्लस बीपी ले लोगे तो पूरा मिला के क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, ए बी। ठीक है ना, अब इसको मिटाएंगे, ये चीज हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है ना, अब इसको मिटाएंगे। ठीक है, ये हटा दें। अब ध्यान देना, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो, हाँ सी आर प्लस डी आर देखो, सी आर प्लस डी आर देखो, कहाँ गया, सी आर प्लस डी आर देखो, तो ये सी डी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, सी डी के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो भैया ए एस ले लो
और एएस के साथ कौन बैठ रहा है, देखो एएस के साथ डीएस आ रहा है, तो एएस लो और डीएस ले लो। एएस प्लस डीएस कितना हो जाएगा आप ही बताओ, एएस प्लस डीएस कितना हो जाएगा, ये एडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बचा हमारे पास, बीक्यू और सीक्यू, कहाँ ढूंढो, बीक्यू और सीक्यू मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बीक्यू और प्लस का सीक्यू, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी, ये क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है, ठीक है ना। और सभी मानों को समय ऐसा हाँ रखो, आप क्या लिखोगे, सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को रखने पर रख दो भैया। एपी बीपी की जगह तुम क्या रखोगे, एपी बीपी, अच्छा ये गलत लिख दिया क्या मैंने, एपी बीपी की जगह क्या रखोगे, ए बी रखोगे, हमने पी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर बी होगा, हमने पी लिख दिया, ए बी सॉरी ए पी और पीबी की जगह क्या लिखोगे आप, पूरा लिखोगे ए बी। क्लियर है। हमने यहाँ बोला तो ए बी था लेकिन लिख दिया पी, कोई नहीं, देख लेना सही कर दिया। सी डी प्लस डी आर कहाँ गया, सी आर प्लस डी आर है, तो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर मिला के सी डी हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस मिलाकर ए डी हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू मिलाकर बी सी हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो भैया, इनकी जगह क्या रखोगे, ए बी रखो, इनकी जगह क्या रखोगे भैया सी डी, ठीक, बराबर के इनकी जगह क्या रखोगे आप, ए एस डी एस की जगह ए डी, ठीक, और इनकी जगह क्या रखोगे आप, बी सी, ठीक। मिल गया, हमें मिला, इसको समीकरण मान लो भैया, इसे मान लो समीकरण 5, क्या मानोगे समीकरण 5 से, ठीक है, क्या मानोगे समीकरण 5, ठीक। यहां तक क्लियर है आपका, यहां तक क्लियर है। इसे मिटा दें क्योंकि इसकी जरूरत है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसका खेल खत्म है, ये मिटा दे रहे, इसकी जरूरत है, हम समीकरण 5 ले लिए, अब समीकरण बाकी की जरूरत नहीं है, इसे मिटा देना, ध्यान देना। अब ध्यान देना, कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, अब ध्यान देना, देखो कहने के तात्पर्य क्या, आपने यहां से क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भैया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, ये ए डी प्लस बी सी के बराबर आएगा। देखो आपका सवाल अगर दीर्घ उत्तरी में बनेगा तो आप तो ऐसा करोगे, इससे आपका लघु उत्तरी भी बन रहा है, ठीक है ना, और बहुविकल्पी भी बन रहा है। कैसे, आपको दे देगा, आपको ऐसे एक परिगत चतुर्भुज बना के दे देगा, आपको ये साइड दे देगी दोनों, एक साइड ये दे देगी, ये पूछेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये बताओ, इन दोनों का जो योग होगा वो इन दोनों का योग होगा। सपोज करो अगर जो इन दोनों का योग होगा वो इन दोनों का योग होगा, ये तो होगा ना। तो आप ये बताओ, अगर भैया ये 8 होगा और ये 16 है, ठीक है ना, 16 8 मिलके 24, ये आपका दे रखा है अगर 14, और आपसे ये वाला पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे, भाई इन दोनों का योग है, इन तो हाँ बीसी, इन दोनों का योग, इन दोनों का आपस बराबर, इन दोनों का जो योग है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया इन दोनों का योग जितना होगा इतना ये भी होगा। अगर ये 16 8 24 है तो भैया इसको भी 24 होना चाहिए। तो अगर ये 14 है तो कितना बचा, ये 10 बचा। समझ में आ रहा है ना, अगर ये 14 तो कितना बचा, 10। ऐसे बहुविकल्पी में भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगर दीर्घ में बनेगा तो आप ऐसे कर लें। देखो पहले तो आप प्रश्नावली को हल करो, इसके बाद जब इस आपकी परीक्षा नजदीक आएगी हम आपको हर एक सवाल का पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कि वहां से क्या क्या सवाल बनेंगे, लघुत्तरी उसका पर निचोड़ निकाल देंगे कि उससे लघुत्तरी क्या बनेगा, उससे बहुविकल्पी क्या बनेगा, दीर्घोत्तरी क्या बनेगा, अति लघुत्तरी क्या बनेगा, वो सब कर देंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब देखो इसको लिखिए, हमारा क्या समीकरण 5 है। अब ध्यान देना, इसको हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना। तो हमें सवाल पे हमें दिया, हम जानते हैं सवाल पे दिया है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि समांतर, हम क्या जानते हैं कि भैया समांतर चतुर्भुज की, जो सवाल में दे रखा है ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती, आमने सामने की भुजा क्या होती, बराबर होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती, क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती, ठीक है ना, क्या होती है, बराबर होती। तो भैया अर्थात कहने का मतलब क्या हमारा, भैया स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, अर्थात कहने का है भैया ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी तथा आप क्या लिखोगे, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। क्लियर है यहाँ तक। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, सम चतुर्भुज बनाना है,
समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, हमने वही किया भैया, ए बी को बराबर सी डी की दिखाया, बी सी को बराबर हमने इस ए डी की दिखाया। क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर सी डी, नहीं नहीं ये नहीं रखेंगे, ध्यान देना ध्यान देना, सी डी बराबर ए बी तथा, ये दोनों बराबर है ना, तथा हाँ ए डी बराबर बी सी समीकरण 5 में रखने पर। क्या करोगे, समीकरण 5 में रखने पर। क्लियर है ना। तो समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 हमें यहाँ लिखना था लेकिन हमने इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि चीज अगर मिटा देंगे तो पता नहीं लगेगा हमने क्या लिखा था। ठीक है ना, हालांकि हमें तो पता लग जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमने क्या बोला कि सी डी बराबर ए बी, ये दोनों एक दूसरे बराबर, तो सी डी बराबर ए बी और बी सी बराबर ए डी समीकरण 5 में रखने पर रख दो। देखो सी डी बराबर क्या रखोगे, ए बी, तो ए बी प्लस ये ए बी हो जाएगा, ए डी बराबर क्या रख दोगे, बी सी, बी सी प्लस ये बी सी हो जाएगा। एक क्या निकल के आएगा बता दो, 2 ए बी, क्या निकल के आएगा 2 बी सी, काट दो, कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा ए बी बराबर बी सी। ठीक, ए बी बराबर बी सी आया। ठीक है, क्या निकल के आया, ए बी बराबर बी सी। अब आप ध्यान देना भैया, ए बी बराबर बी सी हमने सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया। ठीक है ना, हमने सिद्ध किया। अब ध्यान देना हम क्या लिखने वाले हैं, इसको आप लिख लो फिर आगे हम लिखने वाले हैं, इसको लिख लो फिर आगे लिखने वाले हैं। ध्यान देना, ये मिटा रहे हैं। देखो यहां देखना, यहां पर देखा हम क्या लिखने वाले हैं। देखो ए बी बराबर बी सी हमने सिद्ध किया। ठीक है ना, अब निष्कर्ष क्या निकला आप खुद बताओ, निष्कर्ष क्या लिखना है खुद। देखो आपको एक चीज और बता दें, ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी चतुर्भुज की लगातार दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो चतुर्भुज ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कहने का तात्पर्य उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। दिमाग में बैठा लो, अगर किसी चतुर्भुज की लगातार दो भुजाएं बराबर, कहने का मतलब लगातार यही तो होगी ना, ये और ये और ये। कहने का मतलब अगर किसी चतुर्भुज की लगातार दो भुजाएं बराबर हो तो वो चतुर्भुज ऑटोमेटिक सभी भुजाएं उसकी बराबर होती। ठीक है ना, ये तो आपको याद करना है, समझना है। अब आप निष्कर्ष देखो क्या पाया भाई, निष्कर्ष हमने पाया, हमें दिया था, हमें दिया है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमें दिया है कि भैया ए बी बराबर भैया सी डी की, तथा क्या दिया है, तथा दिया भैया बी सी बराबर ए डी के। ठीक ना, और हमने प्रूफ किया, और हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया, और हमने प्रूफ किया कि भैया ए बी बराबर बी सी की है, ए बी बराबर बी सी की, हमने ए बी बराबर सी डी के भी है। ठीक है ना, तो अतः अतः अब खुद देखो, हमने प्रूफ किया ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी के दे रखा, तो लिखो भैया ए बी बराबर किसके, बी सी के, और ए बी बराबर सी डी का भी हमने दिया है, और सी डी बराबर किसके, देखो बी सी बराबर किसके, ए डी के। लो भैया सब बराबर हो गया। भैया ए बी बराबर बी सी हमने प्रूफ किया, और ए बी बराबर सी डी हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, और बी सी बराबर ए डी हमको दिया है, ये लिख दिया। क्लियर है, हमारा प्रूफ हो गया, सभी भुजाएं बराबर हो गई, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही में प्रूफ करना था ना। देखो या तो आप ऐसे भी देखो, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं। हमने क्या बोला, अगर किसी चतुर्भुज की लगातार दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, कहने मतलब अगर दोनों बराबर हो गए, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगर लगातार दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो चतुर्भुज ऑटोमेटिक उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती है, वो चतुर्भुज बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ करके भी दिखा दिया कि हमें दिया है कि ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब भैया हमने ये प्रूफ कर दिया, तो भैया ए बी बी सी के भी बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, और बी सी ए डी के बराबर हमने लिख दिया। चारों भुजा आपस में बराबर हो गई, अतः हमारा सिद्ध हो गया। सिद्ध, हाँ सभी क्या हो गया, ये बराबर हो गया, अतः ये सिद्ध हो गया, अतः यह सिद्ध हो गया। क्या लिखोगे, अतः यह सिद्ध हो गया, ये तो लोग ऐसे, हाँ अतः यह सिद्ध हुआ कि समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज हाँ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी व्यक्ति की परिगत, हाँ पूरा लिख देना जो आपका सिद्ध किया, लेकिन वो लिख देना। ऐसा सिद्ध हो गया कि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या होता है,
समचतुर्भुज होता है। क्लियर है, ये आप लिख देना। ठीक, चलो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ठीक है, चलो आप इसको लिख लो। समझ में आ गया नहीं? चलो इसको मिटाते हैं, मिटा दें। देखो ये मिटा दे भैया, आपका 11 नंबर प्रश्न हो गया है। कुल 13 प्रश्न हैं, और फिर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। फिर आपकी नई प्रश्नावली और नया चैप्टर शुरू होगा, जिसका नाम होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसमें भी एक ही प्रश्नावली है, पर प्रश्न नंबर 11, उसमें भी कुल 12 या 13 सवाल है, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे किस पे? सरफेस एरिया, पृष्ठ तनाव और आयतन। ठीक है ना? चलो, हाँ पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम आयतन है। चलो अब प्रश्न नंबर यहाँ लिख लेते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 थोड़ा बड़ा सवाल है, उसमें घबराना नहीं है, आपको उसका पूरा लॉजिक समझा देंगे हम। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया। परिगत का मतलब बाहर की तरफ, चारों तरफ। ठीक है, अब देखो भैया, तो पहले हाँ, तो चित्र मेरे से बनता नहीं, कोशिश करेंगे बनाने की, समझ जाना। चित्र भैया हम बना नहीं पाते हैं, बनाएंगे, समझ जाना। ठीक है ना? ये भैया एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी, यही दे रखा है, ए बी सी यही दे रखा है। चलो एक मिनट, ये और अच्छे से बनाता हूँ, सही से बना नहीं। मार्कर मेरा कहाँ गया? इस वाले मार्कर से एक मिनट रुकना थोड़ा। ये वाला हो गया आपका, एक सवाल और बाकी रह जाएगा, फिर आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है ना? चलो हाँ, ये आपका क्लियर हो गया, ध्यान देना। एक ही सवाल तो है इसमें, हाँ एक ही सवाल है, ध्यान देना। अब हम पहले तो वृत्त बना लेते हैं। एक देखो, पहले फिगर बना लेते, फिर आपको समझा। आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। तो पहले तो भैया हम खींच लेते, एक एबीसी खींच लेते। ये ए है, ठीक है ना, ये बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं इसके अंदर एक वृत्त है, तो भैया खींचते हैं, बनता तो नहीं है, खींच लेते। कैसे खींचेंगे? देखो हमसे आप लोग आप अच्छे से खींच लीजिएगा, ये तो हमसे बनता नहीं है, खींच लीजिएगा। ठीक है, जो बना हमने बना दिया है ऐसे तो बना रखा है इन्होंने। चलो अब देखो हमने क्या बोला आपसे, देखो बना नहीं, आप लोग सही खींच लीजिएगा। ठीक है, जैसा बना हमने बना दिया, आप लोग सही खींच लीजिएगा। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। हाँ, वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी है, वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी है, और एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श, हाँ जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा ये स्पर्श हो रहा है। ठीक है ना? सही बना लेना, सही से बना नहीं, आप लोग सही बना लेना, ये स्पर्श हो रहा है। ठीक ना? बना नहीं सही से, कोई नहीं, आप समझदार हो, आप अपने तरीके से अच्छे से बना लेना। हमसे बना नहीं, हमसे जो बना हमने बना दिया। ठीक है, हमने क्या बोला कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, रेखाखंड बीडी और डीसी, हाँ बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। इस डी स्पर्श बिंदु के द्वारा ये जो बीसी रेखा है दो हिस्सों में बटी हुई है, बीडी और सीडी के द्वारा। ठीक है, हाँ विभाजित है, की लंबाई क्रमशः दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पहले बीडी की बात हुई भैया कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये भैया केंद्र से कितना हो जाएगा त्रिज्या? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? इतना आपको दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है इस भुजा की लंबाई हमको चाहिए और इस भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब आप समझ लो हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। हमसे कह रहा है कि भैया एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी बनाया गया है, और वृत्त जो है इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र ओ मालूम,
वृत्त है, जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और डी एक स्पर्श बिंदु है जो इस बीसी को दो बराबर रेखाखंडों में बांट रही है, दो रेखाखंड बीडी और डीसी में बांट रही है। तो इन बीडी और जो सीडी की जो लंबाई दे रखी है क्रमशः, मतलब क्रम से पहले बीडी की चर्चा हुई है तो 8 सेंटीमीटर है, फिर डीसी की चर्चा है वो 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है इस ए सी की लंबाई और इस ए बी की लंबाई हमको बता दो, ठीक है ना। तो भैया ये त्रिभुज की भुजा भी है और वृत्त के लिए स्पर्श रेखा भी है, दोनों का काम करिए, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे ध्यान देना, कुछ रचना करेंगे अपने तरफ से तभी ये चीजें बनेंगी। देखो रचना क्या करेंगे, पहले तो हमने यहाँ पर देखो हाँ कुछ रचना करेंगे। कैसे रचना करेंगे ध्यान देना, हमने यहाँ पर दो बिंदु लेंगे। भाई यहाँ पर तो इन्होंने डी दे रखा है और यहाँ पर जो स्पर्श कर रहा है उसका नाम एफ दे दिया, यहाँ जो स्पर्श कर रहा है उसका नाम ई दे दिया, ठीक ना। और तीन शीर्ष से मिलकर त्रिभुज बनता है, तीनों शीर्ष को आपस में हमने मिलाया। भैया केंद्र से तीनों शीर्ष को हमने मिलाया और ये किसका काम करेगी तुम ही बताओ। केंद्र से तीनों शीर्ष को हमने मिला दिया और ये जो स्पर्श बिंदु भी है ना इनको भी मिलाया। क्या किया, इनको भी हमने मिला दिया। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान देना सवाल पकड़ कैसे आता है, सवाल पकड़ते कैसे हैं अभी आपको बताएंगे आगे, कैसे सवाल को पकड़ा जाता है और इन सब चीजों को करने का मतलब क्या है हमारा। क्योंकि सवाल आपके मन में चीजें आएंगी कि आपको कैसे पता ये सब करने का क्या तात्पर्य है और क्यों करें। क्योंकि ये देखो दो तीन एकदम बेस्ट थ्योरम होती है, ठीक है ना। अगर आप यूनिवर्सल थ्योरम का भी याद कर लोगे समझ लोगे तो, क्योंकि देखो किसी चीज की कितनी संभाव स्थिति हो सकती है। जैसे होता नहीं कि किसी के पास दो या जितने ज्यादा तरीके होते हैं सवाल को लगाने के उतने तरीकों को इस्तेमाल करता है। तो इनकी स्थिति, इनकी जो औकात समझ लो कि भैया दो या तीन ही स्थिति बनती, हाँ तो वही स्थिति लगा के तुम अप्लाई करोगे, कोई अलग से जादू तो करना नहीं, सवाल तुरंत आ जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से प्रमेय या कथन पढ़े होगे तो इनमें क्या क्या स्थितियां बनती है बस वही स्थिति लगाओ, तुरंत दिमाग में सवाल पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान देना, अब ध्यान देना पहले तो हम कुछ निरूपित करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखा जाए तो बाहरी बिंदु का काम कर रहा है तो त्रिभुज की भुजा ही। अब ध्यान देना ये बाहरी बिंदु का काम कर रहा है, इससे एक स्पर्श रेखा ये है, इसी से एक स्पर्श रेखा ये है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमने क्या बोला बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। समझ में आ रहा है, ये बाहरी बिंदु का काम करेगा, इससे स्पर्श रेखा खींची गई, इससे ये खींची गई, तो दो ही स्पर्श रेखा संभव है। तो अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, बराबर होते हैं। अब सेम सिचुएशन यहाँ देखो भैया, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये, अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, क्लियर है ना। अब ध्यान देना भैया ये तो हमको पता नहीं तो इसको हम एक कुछ मान लेंगे, इसको मान लिया x। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, समस्या ऐसा हमने किया क्यों। अब आपको बता दें कि कितनी स्थितियां बनती है। आप अगर आप थोड़ा बड़ी क्लास पे जाओगे और एक चीज आपको बता दें, त्रिभुज का एरिया निकालने की कितनी स्थिति बनती है आपको हम बता देना चाहते हैं। या तो आप पूरे वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है ना। अगर पूरे वाले का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, देखो यहाँ पर हम दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ देखो ध्यान दो, इस दोनों त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की ये दोनों जो भुजाएं हैं AC और AB, इनकी लंबाई या इनको ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकालना पड़ेगा। क्यों क्यों, इसका कारण क्या है, उसका कारण आपको बता रही हूँ। तो उसका कारण क्या है, देखो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरफ रखते और भैया ये क्षेत्रफल भुजाओं के माध्यम से हम जो क्षेत्रफल निकालते तो इसमें एक अज्ञात राशि x घुसा पड़ा है। ये x है ना, x का मान नहीं पता लगेगा तो भाई साहब आप इस भुजा का मान कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। खुद ही बताओ, अगर x का मान नहीं पता लगेगा तो आप इनका मान कैसे निकालोगे, बताओ, नहीं निकाल पाओगे, ठीक ना। तो कहने का तात्पर्य है, अगर देखो अगर आपको एरिया दे रखा अलग से, ध्यान समझने में क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इस त्रिभुज का अलग से एरिया दे रखा है तो एरिया के बराबर में आप जो एरिया का सूत्र लगा के इसको हल करोगे, एक तरफ x आएगा एक तरफ अलग से एरिया दे रखा होगा तो आप x का वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन आपको एरिया नहीं दिया है, जब एरिया नहीं दिया है तो जब पूरा एरिया आप हल करोगे तो वो x के टर्म में आएगा। जब x के टर्म में आएगा तो x का एक स्वतंत्र मान नहीं निकल के आएगा, और जब x का एक स्वतंत्र मान नहीं निकल के आएगा तो आप त्रिभुज का इस भुजा का लंबाई नहीं निकाल सकते।
इसी कारण हम त्रिभुज की दो तरह से क्षेत्रफल निकालते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्षेत्रफल बराबर है। या तो कहते हैं भाई किसी भी मंजिल की तरफ जाने के अगर दो रास्ते हैं तो आप दोनों रास्तों से जा सकते हो। कहने का तात्पर्य क्या है, आप एक पूरे वाले के क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक। इसके बाद ये त्रिभुज तीन हिस्सों में बटा है। कौन कौन? एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा। अगर इन तीनों हिस्सों का आप क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ दोगे तो ओवरऑल इसी का तो क्षेत्रफल निकल के आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीन त्रिभुज को मिला के बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो इनमें भी आप एक्स के टर्म में एरिया पाओगे, उनमें भी आप एक्स के टर्म में एरिया पाओगे। जब दोनों एक दूसरे के बराबर तो आपको बराबर दिखाने की कंडीशन बन जाएगी। और जब बराबर दिखाने की कंडीशन मिल जाएगी, मतलब बराबर में रखने के लिए कोई चीज चाहिए ना। अगर आपको एरिया नहीं दे रखा तो एक्स का स्वतंत्र मान नहीं आएगा। जब आपने दोनों त्रिभुज को बराबर में दिखा दिया तो आपने दोनों को बैलेंस कर दिया। अब एक्स का मान आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स को सबसे अलग करके आप उसका एक स्वतंत्र मान निकाल सकते हो। अभी सवाल करेंगे उसमें समझा देंगे, ठीक है ना। तो आपके मन में आएगा कि भाई ये दोनों तरीके से करने का कारण क्या है, तो यही कारण। देखो आप ध्यान देना, पहले तो हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आप हमने कुछ रचना किया है, ठीक है, हमने कुछ रचना किया है, कुछ दिया हुआ है, कुछ मानेंगे अपनी तरफ से, ठीक है ना। तीनों चीज हमको क्या क्या दिया देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी हमें दिया है, ठीक है ना। हाँ चलो, अब क्या क्या दिया पहले आप लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया आप लिखो। दिया है एक वृत्त, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, 4 सेंटीमीटर दे रखी, तथा तथा एक त्रिभुज जो वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत है, ठीक है ना। ए बी सी एक, हाँ तथा एक, हाँ तथा एक जो वृत्त के परिगत, हाँ एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा एक त्रिभुज, ये गलत लिखती है, एक वृत्त तथा एक त्रिभुज ए बी सी, तथा एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, ठीक है ना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है तथा एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, क्लियर है। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे देखो। हाँ वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है ना। चलो अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, ध्यान देना, माना त्रिभुज की, अच्छा एक चीज और लिखो, और क्या क्या दिया पहले, जो आपको दिया वो लिखो, ठीक है ना। दिया है एक वृत्त जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा एक त्रिभुज एबीसी दिया है, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है ना। तथा केंद्र से, हाँ और क्या दे रखा, केंद्र से, हाँ देखो, दिया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, वृत्त का केंद्र ओ दिया है, तथा एक, हाँ तथा बीसी भुजा को दो रेखाखंड में, दो रेखाखंड में बांटने वाला बिंदु डी दिया है, क्या दिया है, बिंदु डी दिया है, जो स्पर्श बिंदु का काम कर रहा है, जो स्पर्श बिंदु का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जो स्पर्श बिंदु का काम कर रहा है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, बिंदु डी दिया है जो स्पर्श बिंदु का काम कर रहा है, ये स्पर्श बिंदु का ही काम कर रहा है बीसी भुजा के लिए, ठीक है ना। ये सर्किल को जहां पे स्पर्श कर रहा है किसका काम करे, स्पर्श बिंदु का काम करे, ठीक है। अब मानो भैया, क्या आप मानोगे अपने तरफ से, ये जो हमें गिवन में था, जो हमें दिया हुआ है हमने लिख दिया। अब हमने अपने तरफ से क्या माना, हमने ये माना कि, हाँ माना एफ व ई बिंदु जो, हाँ जो त्रिभुज की भुजाओं
चतुर्भुज की भुजाओं ए सी व ए बी को माना एफ व ई बिंदु जो त्रिभुज की भुजाएं ए सी व ए बी को, हाँ ठीक है, ई एफ व ई बिंदु, हाँ एफ व ई बिंदु जो त्रिभुज की भुजाएं ए सी व ए बी को बिंदु एफ तथा ई पर, बिंदु एफ तथा ई पर स्पर्श कर रही है, ठीक ना। एफ तथा ई बिंदु जो त्रिभुज की भुजाएं, हाँ माने एफ व ई बिंदु हैं जो त्रिभुज की भुजाएं ए सी व ए बी पर हैं, और ऐसे लिखो, माना एफ व ई बिंदु हैं जो त्रिभुज की भुजाएं ए सी व ए बी पर हैं, ए सी व ए बी पर हैं, ए सी व ए बी पर हैं, और वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। ये लिखो, एफ व ई बिंदु है जो त्रिभुज की भुजाएं ए सी व ए बी पर, और वृत्त को स्पर्श कर रही है। क्लियर है ना, वृत्त को स्पर्श करें, ठीक है ना। अब रचना करो, रचना क्या करोगे भैया, रचना करो। ओ को तीनों शीर्ष सी बी व ए से मिलाया, क्या लिखोगे भैया? ओ को तीनों शीर्ष सी बी व ए से मिलाया तथा लंब ओडी ओ एफ व ओ ई खींचा, ठीक ना भैया। हमने क्या तीनों शीर्ष से ओ को मिलाया तथा लंब भी तो खींचा, ओ से डी, ओ से ई, ओ से एफ, तीन शीर्ष लंब खींचा, ठीक ना भैया। तीन शीर्ष लंब भी खींचा, और ओ को तीनों शीर्ष सी बी व ए से मिलाया, और तथा लंब ओ डी ओ एफ और ई ओ ई भी खींचा। क्लियर है ना, ओ ई ओ एफ ओ डी लंब हो गए, और भैया ओ सी ओ बी और ओ ए क्या हो गया? शीर्ष हो गए। क्या हो गए? शीर्ष हो गए। ये आप लिख लो। ये तो आपका हो गया दिया हुआ है, माना है और रचना है, ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनर को ये लिख के दिखाओगे तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ये सवाल आपके दीर्घ उत्तरी में आता है। किसमें आता है? ये हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका सवाल दीर्घ उत्तरी में आता है, और आपको सब लिख के देना पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट मारोगे, नहीं समझाओगे, तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, तो आपका नंबर काट लेगा। गिवन है वो लिखना होगा, जो आपका माना है वो आप लिखा होगा, और जो आपने रचना की है वो लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो कोई जरूरी जो हमने लिख के दिया वही लिखना। अगर आप लोग रटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं है, आप अपने भाव से लिखो, जो मन में आए। कहने का मतलब जो आप लिख रहे हो वो सामने वाले को भाव समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रटा रटा है, कोई रट के नहीं लिखा जा रहा है, भाव समझो क्या आपने बनाया वो चीज लिखना है, ठीक है। चलो इसको मिटा दे, हम मिटा दें, अब इसको मिटा दें। अब सवाल का पूरा खेल शुरू होगा। अब कैलकुलेट, देखो ये थोड़ा सवाल क्या है ना, कैलकुलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा से हाँ बड़ा सवाल हो जाता है। घबराना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड सवाल है, ध्यान देना। चलो अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे इसमें, अब ध्यान देना। हम त्रिभुज, हाँ बड़े वाले त्रिभुज, ध्यान देना, ये हो जाएगा हाँ हेरान के सूत्र से। देखो त्रिभुज ए बी सी में हेरान के सूत्र से, हेरान के सूत्र से, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी कुछ भी ले लो, ए बी सी में हेरान के सूत्र से, हेरान के सूत्र से क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप ये बताओ, इसमें अगर आपसे हम पूछेंगे भाई बी सी भुजा कितनी, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ो, 8 6 14 सेंटी। हमने क्यों बताया कि भैया हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर आपको क्षेत्रफल दिया होता तो एक्स का मान निकाल आता, आपको ही दो दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल ना निकालना पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्षेत्रफल नहीं दिया रखा है, तो हमें जो भी क्षेत्रफल निकालेंगे वो एक्स के टर्म में आएगा। और भैया एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स का टर्म लेकर हम करेंगे क्या? इसीलिए हम दूसरे तरीके से भी क्षेत्रफल निकालेंगे। और हमें पता है कि दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल तो बराबर है, और जब बराबर करने का हमें मौका मिल जाएगा, बैलेंस करने का मौका मिल जाएगा, तो एक्स का स्वतंत्र मान निकाल लेंगे भैया। क्यों? दोनों तरफ एक्स होगा, एक्स को एक साइड रखेंगे, पूरी संख्यात्मक मान लाएंगे एक तरफ, और एक संख्यात्मक वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो देखो,
अगर इसकी बात करेंगे, ये कितना बताना, इतना 6 है, इतना x है, कितना हो जाएगा? अगर आप AC की बात करें, AC कितना है? 6 प्लस x। BC की बात, AB की बात करो, कितना है भैया? ये 8 है, या x कितना हो जाएगा? 8 प्लस x, ठीक है ना। चलो, हेरान का सूत्र क्या होता है अभी आपको बताएंगे। पहले हम इसका, एक ये होता है S होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे। A क्या है? ये वाली, ये कोई भी भुजा ले लो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ही योग दे रखा है, उनका आधा कर दिया जाता है, तो ये हमारा अर्ध सेमी पैरामीटर आता है, अर्ध परिमाप निकल के आता है, ठीक है ना। हेरोन का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ आपको लिख दे रहे हैं। हेरोन का देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र क्या होता है? हेरान का सूत्र होता है, हीरोइन नहीं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना, ये होता है एस माइनस सी। क्लियर है? एस कहा, तो जहां पर एस हमारा अर्ध परिमाप है। क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर आप कैसा निकालोगे? देखो, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है। तो भाई कोई भी आप कोई भुजा ले लो, कोई निर्धारित नहीं है। ए हमने ले लिया 14, बी ले लिया 6 प्लस एक्स, सी ले लिया 8 प्लस एक्स, बटे में क्या है? 2। 14 6 20, 20 8 28, एक्स प्लस का। क्लास के आगे शुरुआत करेंगे। लाइट चली गई थी, इस कारण से हमें क्लास को रोकना पड़ा था। लाइट आ गई है, तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमने क्या बताया कि आद्य परिमाप होता है सेमी पैरामीटर, जिसको हम बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक ना। 3 भुजाएं हैं और 3 ही भुजा से मिलकर त्रिभुज बना होता है। तो कितना निकल गया? हमने क्या बताया? 28 प्लस 2x बटे 2। 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 2, हाँ 14 बार ये हो जाएगा x, नीचे 2 हो जाएगा, काट दो, कितना आएगा? 14 प्लस एक्स, ठीक ना। तो आपका आद्य परिमाप निकल क्या आया? 14 प्लस एक्स, यहाँ लिख लो, एक्स बराबर निकल क्या आया? 14 प्लस एक्स। क्लियर है? हाँ। अब ये हेरान का सूत्र होता है, हेरान के सूत्र में ये वैल्यू रखो और इसका क्षेत्रफल निकालो। चलो निकालते हैं, ध्यान देना। एस कितना है हमारा? 14 प्लस एक्स, और 14 प्लस एक्स। ए कितना है? ए आप किसी को जो भी मानना वो मान लो, कोई, हमने 14 ही ले लिया, माइनस का 14। ये कितना है? 14 प्लस एक्स। बी कितना है? 6 प्लस एक्स ले लो, माइनस 6 माइनस एक्स, ठीक। अब सी ले लो, सी कितना है? पहले इसको ले लो, एस 14 प्लस एक्स, ये तो एस हो जाएगा, माइनस सी कितना, यही बचा एक, इसको ले लो 8 माइनस एक्स, ठीक है ना। चल, ये हमने ले लिया। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सॉल्व, 14 प्लस एक्स ये हो जाएगा, ये रूट है सब में, ये तो कोई, ये 14 14 कट जाएगा, बचेगा क्या? ये एक्स बचेगा। क्लियर है? यहाँ एक्स बचेगा, ठीक। और इनको देखो, एक्स से एक्स कटेगा, 14 में 6 गया, ये 8 बचेगा। ये एक्स से एक्स कटा, 14 में 8 गया, ये 6 बचा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारा, ध्यान देना, ये बचेगा 14 प्लस एक्स, ठीक। ये 8 छंग 48 हो जाएगा, 48, और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। इस चीज को हम इधर लिख ले रहे हैं क्योंकि हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसको भी आप लिख लो भाई, एरिया निकल के क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया आपका, बताओ? रूट के अंदर 14 प्लस एक्स, ठीक, और क्या निकल के आया? 48 एक्स। यही निकल के आया, यही निकल के आया, तो हमने लिख दिया, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। क्लियर है? अब इसको मिटाएंगे, हमें इसको जैसे इसकी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। चलो, अब इसको मिटा दें, ध्यान देना। अब ध्यान देना, वही चीज आई, हमने क्षेत्रफल निकाला तो हमको एक्स के मान तो मिल नहीं रहा, एक्स से मिला जुला मान मिल रहा, मान मिल रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ क्षेत्रफल हमें कुछ दिया होता 20 50 जो भी, तो हम एक्स को एक तरफ करके इनका मान निकाल लेते, लेकिन हमें क्षेत्रफल ही नहीं दिया है, इसी कारण से हम इसका 2 बार एरिया निकालते हैं, और जितनी संभावता स्थिति होंगी उन तरीकों से निकालेंगे। एक बार पूरे का निकाल दिया, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या होता है, आप ध्यान देना, ये जो बड़ा त्रिभुज है ना, 3 छोटे त्रिभुज में बट रहा है, और तीनों त्रिभुज का अगर आप एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो ओवरऑल वो बड़े त्रिभुज का ही एरिया कहलाएगा। तो कहने का मतलब बड़े त्रिभुज का एरिया और 3 त्रिभुज जो छोटे छोटे उनको जोड़ के जो बना एरिया आपस में बराबर है, और जैसे बराबर की कंडीशन आपने दिखा दी, बैलेंस हो गया, तो आप एक्स को एक तरफ करके उसका एक स्वतंत्र मान निकाल दो, ठीक है। चलो ध्यान दें, 3, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को
तीन छोटे त्रिभुज में बांटने पर क्या करोगे? बांटने पर। ध्यान देना, कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है बताना। त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी, ओ सी ए, ओ सी ए, ओ सी ए, ओ ए बी तथा ओ ए बी, ठीक ना। त्रिभुज ओ बी सी, ओ सी ए, देखो ओ बी सी क्लियर है, ओ सी ए ये क्लियर हो गया, ये भी पूरा क्लियर हो गया, बच्चा यही ना, यही वाला क्या हो जाएगा? ओ ए बी क्लियर है। चलो क्लियर हो गया ना, ओ बी सी, ओ सी ए और ओ ए बी क्लियर है। चलो अब ध्यान देना, पार्ट में ओ बी सी, ओ सी ए तथा ओ ए बी में, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जहां, ध्यान देना, ओ डी, ओ एफ तथा ओ ई जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब बोल दो, शीर्ष पे लंब है, वह वृत्त की त्रिज्या का भी काम कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या का भी काम कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या का काम कर रहा है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या का भी काम कर, ध्यान देना भैया, ये त्रिभुज में भैया ये लंब है, शीर्ष लंब, इस त्रिभुज में ये शीर्ष लंब और इस त्रिभुज में ये शीर्ष लंब, क्लियर है। लेकिन ये सर्किल के लिए त्रिज्या का काम कर रहा है, ओडी, ओई सॉरी ओ एफ, ओई क्या है? रेडियस है, तो आप क्या लिखोगे? ओडी बराबर ओ एफ बराबर ओ ई बराबर 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या लिखोगे? वृत्त की त्रिज्या, ठीक। अब देखो इनका क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज ओ बी सी में या ओ बी सी से क्या होता है? हाँ, ये त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान देना, ओ बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। हाँ, तो हल करो भैया इनको, 1/2 आधार कितना है? ये आधार है। अगर हम बात करेंगे ओ बी सी का आधार ये है, कितना? 8 6 14, और ऊंचाई कितनी भैया? ये ऊंचाई है इस लंबे, यही तो ऊंचाई होगी 4, ठीक है। कारण 2 7 14, 7 चौके 28, कितना निकल गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल निकालो, क्या निकल के आएगा? ये भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा, तो क्यों बार बार लिखना? 1/2 आधार कितना है? ओ सी की बात करो, ओ सी ए का आधार कितना है? 6 + x, 6 + x, और सबके लिए ऊंचाई 4 ही होगी, 2 दूनी 4 काट दो, इनका गुणा कर दो, 6 12 और प्लस 2 का इसमें करा दोगे 2x, ठीक ना। ये हो जाएगा निकल के, एक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एक 12 + 2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब निकाल दो भैया त्रिभुज ओ ए बी बचा ना, ओ ए बी में, ये ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल दो, ये कितना? ए भी हो गया भैया 1/2, ऊंचाई सबके समान है, ओ ए बी, इसमें क्या हो जाएगा? 8 + x, 8 + x, और सबके लिए 4 ही है, 2 दूनी 4, गुणा करो 2 8 16 प्लस का 2x, ये आ गया 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला मार्कर लेते हैं, ये निकल आया। अब तीनों त्रिभुज, इस त्रिभुज, इस त्रिभुज, इस तीनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया के बराबर आएगा। कहने का मतलब जो पहले हमने निकाला था वो और ये एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार आपसे बता रहे भैया x का मान ऐसे नहीं निकल पाएगा। अगर आपको एरिया के एक संख्यात्मक मान दिया होता तो आपको दूसरे तरीके से एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पहले ही चांस में मिल जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे? तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने में, क्यों जोड़ रहे हैं? जोड़ेंगे तभी तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल के आएगा, तभी तो दोनों बराबर दिखाएंगे, तभी तो x का एक स्वतंत्र मान आएगा, इसी कारण। चलो अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है ना, ये लिखे रहने देंगे क्योंकि यहां लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, 28 सेंटीमीटर, 28 और 12 + 2x
ठीक ना, और 16+2x, ठीक है। ये हमें काम देगा, छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। लिख दे रहे हैं त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है ना, समझ जाना ये, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान देना, ये हटा देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, क्या लिखेंगे, ध्यान देना। तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ने पर, जोड़ दो भैया, कितना दे रखा है, 28 प्लस 12+2x प्लस 16+2x, यही दे रखा है। हाँ, यही दे रखा है, चलो जोड़ो भैया। 12 16 कितना होता है, 28, 28 दूनी 56, 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 4x, यही होगा, 4x तो होगा ना, ध्यान दो, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा हल करो, 14 कॉमन लो, 14 क्यों कॉमन लो, 2 कॉमन लो, 4 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले, 14 चौको 56 x, ये निकल के आया, ठीक है। ये आपका एरिया निकल के आया, यही निकल के आएगा ना, ये आपका एरिया निकल के आया, ठीक है। ये देखो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ने पर ये निकल के आया, और यही जो है इस पूरे क्षेत्रफल के बराबर, बड़ा वाला जो त्रिभुज, छोटे छोटे 3 त्रिभुज को जोड़ दिए तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, बराबर ही तो होंगे, समझ में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। भाई आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्षेत्रफल निकालो, उनको सबको जोड़ दो, पूरा इकट्ठा निकाल दो, दोनों तो एक ही चीज आ रही है ना। अब क्या करेंगे, दोनों क्षेत्र, हाँ दोनों क्षेत्रफलों की आपस में तुलना करने पर, क्या करोगे, आपस में तुलना करने पर, क्या लिखोगे, आपस में तुलना करने पर। चलो तुलना करो, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, एबीसी का और इन तीनों के क्षेत्रफल का आपस में तुलना करोगे, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकल के आया था, आप ही बताओ, क्या लिखा है, √14+x, उधर क्या दे रखा था, 48x, ठीक है, बराबर में इनको रख दो, ये चीज 4 14+x, ठीक है ना। भैया रूट लगा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ध्यान देना भैया, वर्ग से रूट यहाँ हट जाएगा, 14+x, ये 48x होगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ये 14+x का वर्ग कर दो, क्लियर है। अब ये बताओ भैया, एक 14+x, दो 14+x, काट दो, कितना बचेगा, यहाँ तो बचेगा भैया 48x, यहाँ कितना बचेगा 16, और गुणे यहाँ एक बचेगा 14+x, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 16 कम 16, 16 3 48, 3x इधर बचा और 14+x इधर बचा, x को इधर लाओ, x को इधर लाओ, 3x माइनस का x बराबर 14, 2x बराबर 14, x बराबर काट दो 7, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक, x बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं भैया, चलो तुम्हारा काम खत्म। अब ध्यान देना, हमें ए बी, अच्छा बी मिट गया, सी है क्या, ए सी और ए बी की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो भाई साहब ये बताओ, अब ए बी कितना, हाँ पहले आप बताओ ए सी कितना है, ए सी कितना है, कहोगे सर जी तो 6+x है, कितना है, 6+x है, ठीक है ना। अब ये बताओ 6x से कितना निकल के आया, 7, कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए बी निकालो, भैया ए बी कितना है, 8+x, 8+x कर दो, 8 ये हो गया, x कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर, जोड़ दो 8 7 15 सेंटीमीटर। तो भैया ए सी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, और ए बी की लंबाई आपकी, अच्छा ये ए बी है क्या, इधर लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान देना, ये ए बी कितना आपका निकल आया, 15, ये 15 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये ए सी कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो ये आपका उत्तर आ गया, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका प्रश्न नंबर 11 और 12 दोनों हल हो गए हैं, ठीक है ना, आगे को समझ लो। ए सी कितना है, 13, ए सी कितना है 13,
ए बी कितना है 15, ए बी कितना है 15। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो हमने क्या बोला कि 2 बार क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब है, हमने आपको कारण बताया। अगर आपको क्षेत्रफल दिया होता और आपकी भुजा पूछी होती तो क्षेत्रफल एक संख्यात्मक मान एक तरफ होता बराबर में संतुलन करने के लिए, और उधर में एक्स के टर्म में कोई क्षेत्रफल निकल के आता, एक्स के एक साइड रख के आप एक एक्स का स्वतंत्र मान निकाल सकते थे। लेकिन एरिया तो दिया ही नहीं है, तो बैलेंस कैसे करोगे? दूसरी तरीके से क्षेत्रफल निकालोगे, फिर दोनों क्षेत्रफल को बराबर करो, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, बैलेंस हो जाएगा। एक्स को एक तरफ लो, एक स्वतंत्र मान निकाल लो। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम प्रश्न नंबर 13 के साथ। इसके बाद चैप्टर को क्लोज करेंगे, फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।